हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हम 90 प्लस स्कोर कर पाएँ, और उसके लिए मैंने कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज़ दी थी, लेकिन उसमें मैंने बुक लिस्ट नहीं बताया था। तो आज इस वीडियो में हम उस डिटेल्ड बुक लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं कि कौन-कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए क्लास 10th में अगर आप आए हैं तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे दोस्त ये पढ़ रहे हैं, हमको इसमें से समझ में आ रहा है, और मतलब दोस्तों के कई चक्कर में हम जैसे कई किताबें ख़रीद लेते हैं और आता उसमें से सारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है सब किताबों का, और आता उसमें से बहुत कम है। आपको किसी भी इधर-उधर की किताब के किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। आज मैं जो आप लोगों को किताब बता दूँगा वो सफ़िशिएंट होगा आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अगर कंसिस्टेंट हैं और उसी एक किताब से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले नंबर पे मैं किसी किताब की बात करूं, तो अभी जैसा कि जो सीबीएसई का जो पैटर्न है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि अब सीबीएसई जो है टोटल जो है जो पेपर है वो पूरा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल जो हैं कि पूरे अलग आएंगे। इसका मतलब यही है कि जो सवाल आएंगे वो थोड़े से आप रियल लाइफ से वो कनेक्टेड सवाल आएंगे, और कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे आएंगे जैसे किसी का नाम दे देगा, सवाल वही रहेगा, इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो पीडब्ल्यू की ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। ये मैंने मुझे जैसे बहुत लेट पता चला था, तो मैं इसको जनवरी में लिया था और इसको मैंने पूरा इसको मैंने लगाया नहीं था। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या मिल जाएगा। चलिए। जैसा कि देख सकते हैं कुछ इसका इंटरफेस इसका ऐसा है, एक्सटीरियर पॉइंट। इसमें जो आपको मिलेगा वो साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़, ये तीन का आपको इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिलेगा, वो भी 1500 रियल लाइफ एप्लीकेशन, वही जिसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहते हैं। इसमें मुझे तो काफ़ी ये बुक सही लगी, और काफ़ी जैसे कि इसी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आए हैं जो इस बार का जो 2025 का बोर्ड हुआ है, तो उसमें काफ़ी से रिलेटेड इसमें आपको ऐसे एक चार्ट मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन कितने साल कितने ईयर में आ रहे हैं। आपको ये चार्ट अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो वो समझ जाएगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आज तक आए हैं और कैसे कैसे किस टॉपिक से उठा के दिया गया है क्वेश्चन। पहला तो कुछ ऐसा ही इसका इंटरफेस है। इधर अगर हम कंटेंट पे चलते हैं, साइंस में आपको टोटल आपके 13 चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टर्स का पूरा आपको यहाँ पे खाली कॉम्पिटेंसी बेस्ड, प्लस इसमें एक बहुत ही हेल्पफुल बात जो मुझे लगी वो है कि इसमें साथ ही साथ जैसे अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड दिया तो उसके आंसर भी साथ साथ दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आंसर खोजने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम जो ऑप्शन लगाए हैं वो सही है कि नहीं, उसको देखने के लिए आप पूरा आपको कहीं वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, तो बहुत तामझाम होता है। तो इसमें ये एक बेटर पॉइंट है इसका कि जैसे अगर ये साइंस का पोर्शन की बात करूँ, तो अगर ये चैप्टर 1 है तो मैं बेसिकली इसका बहुत कम चैप्टर लगाया था, लेकिन क्योंकि मुझे इस बुक के बारे में लेट पता चला, इसीलिए नहीं तो ये मैं बुक पहले से रिकमेंड करूँगा आप लोग को कि इसको पूरा आप लोग सॉल्व कर जाइए। इसमें देखिए जैसा कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आया, एक डायग्राम, मतलब डायग्राम तो काफ़ी कम इस बार आए थे, लेकिन ऐसे एक रियल लाइफ से कनेक्टेड आपको एक एमसीक्यू दे देगा। अब इसमें अगर मान लीजिए मैंने ये एमसीक्यू लगाया, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये सही है, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा सीधे गूगल पे, वेबसाइट आएगा, अब वो सब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। उसके लिए यहाँ पे पीछे इन्होंने ये हिंट एंड सॉल्यूशन में पूरा सॉल्यूशन दिया है एक एमसीक्यू का, और किस तरीके से हुआ है, और आपको ये भी बताया कि ये नहीं कि एमसीक्यू ऑप्शन दिया है, कैसे ऑप्शन करेक्ट है इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। ये चीज़ काफ़ी इसमें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, और काफ़ी इसमें ये एडवांटेज का काम करती है। अब बात करते हैं साइंस पार्टिकुलरली साइंस की अगर बात करें, साइंस में अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, तो आपको पहली बात तो एनसीईआरटी से पूरी थ्योरी, अभी एनसीईआरटी मेरी थोड़ी पढ़ चुकी है, इस पर काफ़ी मेहनत हुई है, जैसा आप लोग अंदर देख सकते हैं पूरा एक एक पेज को मैंने पढ़ा था। साइंस आप थ्योरी करिए, क्वेश्चन अगर 90 प्लस करना है तो साइंस के क्वेश्चन इसके अंदर के काम नहीं आएंगे। बाकी बेसिक अगर आपको बनाना है तो क्वेश्चन तो इसके इम्पॉर्टेंट है ही बेसिक के लिए, लेकिन अगर आपको एडवांस जाना है तो कोई रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस कि अगर आप खाली एग्जाम्पलर इसके लगा लेते हैं, इसमें एमसीक्यू, अब एग्जाम्पलर में क्या होता है ना, जैसे
आपके जैसे पेपर आएंगे वैसे ही एग्जाम्पलर में दिया गया रहता है, एक एक एक्सरसाइज। अब इसमें अगर मैं एग्जाम्पलर की बात करूं तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पलर में किस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। और मतलब कि एनसीईआरटी तो एक बेस बनाता है बच्चों का, एग्जाम्पलर उस बेस को भी मजबूत करता है। और किस तरह के एग्ज़ाम में एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो घुमावदार, जो जिसको लोग बोलते हैं, वैसी चीज़ें आपको एग्जाम्पलर में देखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं। सो वेल गाइस, हियर अब यहाँ पे साइंस के आपको एग्जाम्पलर मिल जाएगी। ये काफ़ी सस्ती भी आती है बाकी रेफरेंस बुक के उसमें। ये जैसे कि अब इसमें देखिए, जैसे पेपर में हमारा सेक्शन ए पूरा एक एमसीक्यू का होता है, तो उसी तरीके से इसमें भी दिया गया है। जैसे ये चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो इसमें से गाइज आप लिटरली मानिए क्वेश्चन उठ के आते हैं बोर्ड्स में। इसमें से मैंने लास्ट समय में इसके जैसे मैंने एमसीक्यू पूरे लगा के गए थे, कम से कम इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यू तो इसी में से आए थे। बाकी मुझे कोई रेफरेंस बुक ऐसी नहीं मिली जिसमें से डायरेक्ट सवाल आते हैं। मैं एग्जाम्पलर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, इस बार मैंने बोर्ड दिया है, मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो इसमें एकदम डायरेक्टली सवाल उठ के आ गया था साइंस का सारा। सारा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे कि पूरा का पूरा जैसे उसका कॉन्सेप्ट जो होता है ना, पूरा एग्जाम्पलर से बेस्ड था। क्योंकि अब लोग फंस जाते हैं इधर उधर के बुक में, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा जो है हमको सीबीएसई खुद प्रोवाइड कराता है, एक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दे के। अगर इसमें हम बात करें तो एमसीक्यू पहले मिलता है हमको, खूब ज़्यादा एमसीक्यू मिलेगा। देख सकते हैं मैंने पूरा इसको प्रैक्टिस किया था। एमसीक्यू के बाद आते हैं शॉर्ट आंसर, उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर। और ऐसा नहीं इसमें कि आंसर की नहीं है, आंसर की इसके लास्ट में आपको मिल जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी गाइस। पूरा का पूरा इसमें पेपर आधा 50% पेपर इसी से बनता है, आप मान के चलिए। क्योंकि एमसीक्यू जो होगा ना, वो आपका ये इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर तेज़ बच्चे हैं तो ज़्यादातर उनका एमसीक्यू में ही रॉन्ग होता है, क्योंकि थ्योरी पार्ट को इतना ध्यान से चेक नहीं करता है। एमसीक्यू अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते हैं लिटरली। अगर जैसे थ्योरी तो सबके एग्जामिनर उतने ध्यान से थ्योरी नहीं चेक करता है, लेकिन एमसीक्यू वो तो पूरा लिखा हुआ रहता है, ऑप्शन ए अगर सही है तो सही है, नहीं तो गलत हुआ तो कट गया एक नंबर। और थ्योरी में रहता है कि अब थोड़ा भी आप लिखे हैं तो वो ऊपर का 2 लाइन पढ़ेगा, चेक कर देता है। ये बात आ जाती है। इसीलिए मैं एग्जाम्पलर को बेस्ट बुक बोलूँगा साइंस के लिए, और किसी भी तरह की कोई बुक नहीं लेने की आपको ज़रूरत है। गाइज, अब सेम उसी तरीके से बात कर लेते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में तो आप पहली बात है तो आप एनसीईआरटी लगाइए अगर आपको बेसिक लेना है। और अगर आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को चूज़ करना है आपके बोर्ड के एंड में, तो आप मेरा जो प्रायोरिटी था वो एनसीईआरटी मैंने पहले ख़त्म किया, उसके बाद मैंने एग्जाम्पलर लगाना शुरू किया। एग्जाम्पलर भी एकदम साइंस की ही तरह है, और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और बाकी कोई बुक आपको लगाने की नहीं ज़रूरत है। अगर आपको कोई बुक लगानी है आप RS अग्रवाल को लगा सकते हैं। RD शर्मा बिल्कुल मत टच कीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही लेंदी बुक है और उसको बच्चे देखते ही पहले घबरा जाते हैं कि हमसे हो पाएगा कि नहीं। इसीलिए एग्जाम्पलर एक छोटी बुक भी है और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, जल्दी रिवीजन भी आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहली प्रायोरिटी अपनी एनसीईआरटी दीजिएगा, दूसरी आपकी एग्जाम्पलर होनी चाहिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम्पलर नहीं ले पाए बाई चांस, तो आप RS अग्रवाल पे जा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि RS अग्रवाल में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही होते हैं। RS अग्रवाल के जो MCQs होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो MCQ में से भी ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार बोर्ड्स में आए थे। मैं रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो का कॉम्बिनेशन में मैथ और साइंस में तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि यही इसका बेस है और यही इसका एडवांस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सोशल स्टडीज़ की, ST की, एनसीईआरटी पूरी आप पढ़ डालिए, लाइन बाय लाइन आपको रीड करनी है एनसीईआरटी, उसके अंदर के इंटेक्स क्वेश्चन सारे करने हैं। दूसरा, अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो सबसे बेटर बुक आती है अरिहंत की ऑल इन वन। उससे बेटर बुक आपको मिलेगी नहीं कहीं पे SST की। उसमें थ्योरी होता है, और थ्योरी भी कैसी होती है, जैसे एनसीईआरटी में अगर आप 5 पेज या 6 पेज की पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको 3 से 4 पेज में या तीन पेज में तो ख़त्म कर देगा आपका पूरा थ्योरी। और ऐसी नहीं है कोई चीज़ उसमें मिस हो गई, एनसीईआरटी की ही लाइन को उसमें एक उसमें आपको एनसीईआरटी के लाइन से नोट्स मिलेंगे। ऐसी नहीं है कि खुद से वो बना के नोट्स दे रही है आपको, वो एनसीईआरटी के इंटेक्स लाइन को उठाती है और वो डालती है, जो लाइन मिल के पूरा एक उसका थ्योरी पार्ट कवर करते हैं अरिहंत का ऑल इन वन के। उसमें ऑल इन वन में आपको जितने पीछे आपको क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप लगाइए, इतना आपके सोशल स्टडीज़ के लिए इनफ है गाइस।
सेम यही चीज़ मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में भी बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश और हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं और आपके मार्क्स घटा भी सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड्स में लिटरली इंग्लिश और हिंदी पे उतना कोई ध्यान नहीं देता प्री बोर्ड्स तक। लेकिन जब एंड में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यही असली आपके जो असली काम है वो इंग्लिश और हिंदी का ही होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और इसमें मार्क्स कटवाना एक बेवकूफ़ी है। सो इंग्लिश और हिंदी, वैसे तो मुझे हिंदी इसमें थोड़ा हार्ड लगता था क्योंकि मैं उतना ध्यान हिंदी पे दिया नहीं, जो कि एंड में आके मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि हिंदी में गैप भी बहुत कम थे, 2 दिन का गैप था आई गेस, और उसमें मैंने किसी तरीके से अपना बस सिलेबस खींचा रात भर में। सो वही मैं कहूँगा कि इंग्लिश और हिंदी के लिए भी आपको ऑल इन वन इज़ द बेस्ट। और एनसीईआरटी मैंने रीड नहीं किया था उतना, क्योंकि ऑल इन वन से मेरा पूरा काम हो गया था। सो अगर आप ऑल इन वन ही पूरा रीड करते हैं और उसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि ऑल इन वन में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे आपको। सो कहीं इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बेसिकली प्रेफर करता हूँ सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश, हिंदी और आईटी। मेरा एडिशनल में आईटी था, तो मैं इन चारों के लिए ऑल इन वन लिया। सो यस, आप ऑल इन वन परचेज़ कर सकते हैं, और कुछ आपको ख़रीदने की इंग्लिश, हिंदी और आईटी या एडिशनल में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को एक्स्ट्रा बुक ख़रीदनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 75 डेज़ ये पढ़ ले अक्षय की थी। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि इससे एक डिसिप्लिन मेरा बन गया था, जो कि साइंस की तो मैंने पूरी लगा दी थी, बाकी तो मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि साइंस थोड़ा मेरा एक लविंग सब्जेक्ट है। इसमें थोड़ा मैं एक डिसिप्लिन बना के अपना 75 डेज़ से पहले ही मैं ये पूरा कर दिया था, क्योंकि एक दिन में मैं 2-2 डेज़ का या फिर जितना टास्क दिया रहता था उससे कई अधिक करके मैं सोता था। तो इसको मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था, और बस ये एक दिक्कत हो गया था कि मैं रिवीजन नहीं इसका कर पाया था, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ये भी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को मिला के ही बनी है। सो ये भी पूरा 50% कॉम्पिटेंसी। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कि लास्ट में आपको एंड में क्या करना है। सारी बुक लिस्ट मैंने दे दी आपको, इसके बाहर आप कोई बुक भी ख़रीदेंगे तो मेरे ख्याल से उतना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जितनी बुक बताया हूँ उसमें सारा आपका सिलेबस, सारा आपके टॉपिक्स और प्लस जितना आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो भी आपको मिल रहा है। और ट्रस्ट मी गाइस कि इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनता है जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जितनी बुक मैंने बताई है, इसके बाहर अगर आप इसको परचेज़ कर लेते हैं तो इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। और अगर एंड में आपको वैसे तो एंड में सब सैम्पल पेपर ही लगाते हैं, तो जनवरी और फरवरी के टाइम पे, फरवरी तो एग्ज़ाम ही पूरा था, तो वो जो 15 डेज़ लास्ट के बचे थे और ये जनवरी पूरा, सो इसमें मैंने पूरा सैम्पल पेपर मतलब कि 10 to 11 सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व कर दिए थे। सो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगा एडुकार्ट और ये पीडब्ल्यू का ये सैम्पल पेपर, जो कि एक पूरा हाइब्रिड तरीके से आता है। मैंने दोनों का मिक्सअप सॉल्व किया था। एडुकार्ट का तो मैंने पूरा 12 मोस्ट लाइकली आता है वो मैंने पूरा कर दिया था, और फिर एंड में मेरे फ्रेंड ने एक पीडब्ल्यू का बाई किया था, तो वो भी मैंने मान के उसको भी मैंने ट्राई करा, लेकिन मैं पूरा उसका नहीं कर पाया पीडब्ल्यू का। सो ये पीडब्ल्यू का कुछ ऐसा होता है हाइब्रिड वाला। तो एकदम मुझे फील आ गया था पूरा बोर्ड्स का घर पे ही, तो इसीलिए मैं बोर्ड में जाके उतना नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि OMR शीट फिल करने में काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं। तो OMR शीट मैंने एकदम आराम से वहाँ पे फिल किया और एक भी गलती नहीं हुई, क्योंकि ये सारा ये क्रेडिट जो है इसके पे जाता है, क्योंकि इस पर मैंने पूरे ऑलमोस्ट 12 सैम्पल पेपर थे, 12 के साथ 12 आंसर शीट मिली थी, और मेरा खूब अच्छे से प्रैक्टिस हुआ। मैं यहाँ पे एक एक अपने आंसर्स को यहाँ पे पूरा का पूरा जैसे बोर्ड में मैं जिस प्रकार से लिखने वाला था वैसे ही मैंने घर पे लिख के अपने से ही मतलब कि आंसर शीट बगल में इसकी रख ली थी जब ये मैंने पूरा दे दिया था अपना। सो और अपने से इसका मैं एनालिसिस कर देता था। सो एनालिसिस करने मतलब जहाँ कट रहा था नंबर वहाँ मैंने पूरा कहीं पे छोड़ा नहीं कि ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा गड़बड़ है तो इसको पूरा नंबर दे दे। जहाँ जैसा एक्चुअल मुझे लग रहा था थोड़ा भी अगर यहाँ रॉन्ग है तो पूरा का पूरा मैं काट दे रहा था उसको। सो लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसे मैंने ये कई सारे सॉल्व कर दिए थे। सो ये एक बहुत ही बेटर चीज़ थी जो कि एंड में मैंने किया था और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी। सो गाइस, अब मैं टोटल आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ क्या क्या आपको करना है और कैसे करना है। एक मैं शेड्यूल भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जल्दी
कि जैसे कई बच्चे होते हैं कि अपना एक शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं, तो प्रायोरिटी तो आप खुद सेट करेंगे। बाकी मैं एक स्ट्रक्चर उसका दे दूँगा आपको कि ऐसे आपको करना है। सो ईज़ी पीज़ी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।